हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीवाई बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आपका 30 अक्टूबर को पेपर है या तो आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं पता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको आंसर भी मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए समझिए कि एक भगवान के रूप में आ रहा है। कि अगर आपने इतना किया ना, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ आप 101% पास हो जाओगे। है तो क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है, लेकिन इतना है कि ये पूरा आपको पढ़ना है। इसमें से आपको एक लाइन भी स्किप नहीं करना है, याद रखना है। प्लस अगर आप एटीकेटी स्टूडेंट हो या फिर रेगुलर हो या पहली बार आप पेपर दे रहे हो इकोनॉमिक्स का या फिर एटीकेटी स्टूडेंट्स हो, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ से आपको कुछ भी बेनिफिट है उनका हमेशा एहसान चुकाइए। तो जैसे अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगेन एंड अगेन डोंट वेट फॉर मोदी जी। जैसे मैंने अपने हर वीडियो में बताया हूँ, आपको हर काम मोदी जी के बोलने पे नहीं करना है। कुछ ऐसे काम होंगे जो आपको खुद डिसीजन लेना होगा, जैसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कुराहट आ गई होगी। इसी मुस्कुराहट के लेकर हम लोग क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। इसका पूरा पीडीएफ भी, आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा वो सारी चीज़ें मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। कुछ शॉर्ट नोट है इसमें और कुछ लॉन्ग आंसर है। तो शॉर्ट नोट के लॉन्ग आंसर में भी आ सकते हैं और लॉन्ग आंसर आपको शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं। तो ऐसे तो आपके इकोनॉमिक्स में आंसर बहुत लेंदी होते हैं, लेकिन अगर आप मीनिंगफुल आंसर लिखते हो, हाफ एंड पेज मतलब 15-20 लाइन का है, 10 लाइन का भी अगर आंसर लिखते हो, 7 मार्क्स का है, डेफिनेटली कोई भी प्रोफेसर आपको 4 या 5 मार्क्स आराम से देगा। याद रखना है, अगेन एंड अगेन मैंने हर अपने वीडियो में बताया हूँ, इकोनॉमिक्स का आंसर आपका क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, कंसेप्चुअल होना चाहिए, टेक्निकल वर्ड यूज होना चाहिए जो इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में होता है। तो जो सबसे पहला है आपका एक्सप्लेन द रैशनल एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 91। ये अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप लोग लिख सकते हो इन 1990 से लेकर 1991 इंडिया फेस इकोनॉमिक क्राइसिस इन द फॉलोइंग वे एंड दे प्रोवाइड द रीजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना, मतलब कुछ लेके आना, इम्प्लीमेंट करना है। नी इकोनॉमिक, सॉरी हाँ, ई फॉर एजुकेशन नहीं है, ई फॉर इकोनॉमिक्स, सॉरी फॉर डेट, ठीक है। माफ़ी मांगता हूँ आपसे, माफ़ी चाहता हूँ वो जो अगर मैंने आपको गलत उसका फुल फॉर्म बताया हो तो इतना लिख देंगे। क्राइसिस का मतलब कमी होना, लॉस जैसे, ठीक है। फिजिकल क्राइसिस जैसे द फिजिकल सिचुएशन इन इंडिया हैंड अंडर माउंटिंग प्रेशर स्पेशली सिंस 1980 से आया था ड्यू टू द वाइड स्प्रिंग गैप बिटवीन द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर। तो सीधी सी बात है, ये लॉस इस डेफिसिट कब आता है, लॉस कब होता है, फिशियल कब आता है, जब आपके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और क्या हो जाता है, रेवेन्यू कम हो जाती है, तब ये सारी चीज़ें हो जाती है। डन। चलो सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे फिजिकल क्राइसिस। देखो वीडियो में ही याद करवाने की कोशिश करूँगा, साथ में एक बुक लेके बैठो, याद करो लिखो, याद करो लिखो। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, द गल्फ क्राइसिस 1990 लेड टू अनप्रेसिडेंशियल क्राइसिस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब सोचा नहीं था वैसा हमारा क्या हो गया था, क्राइसिस मतलब फिर से कमी आ गई थी। हाई टूफल हेनरी प्रेशस, द होल सेल प्राइस इन इंडिया रोज एट एन एनुअल रेट, मतलब इतनी महंगाई से इतना बढ़ते जा रहा था ना, वो जो होल सेल रेट था बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। अगर 3 पॉइंट लिखे, अगर ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आपको 3 से 4 मार्क्स मिलेंगे। मैं नहीं बोल रहा, जो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ वो पूरे 7 के 7 मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हर बच्चा पास होना चाहिए। और अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन वीडियो पहले देख रहे हो तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। नेक्स्ट, डिस्कस द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन हेल्थ केयर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज एम रिड्यूसिंग द पॉवर्टी। सबसे पहले तो गरीबी को कम करना है। अनइक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अपॉर्चुनिटीज़ सबको मिलना चाहिए। इम्प्रूविंग द डिलीवरी ऑफ एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। हेल्थ केयर अच्छी होना चाहिए, किसमें, लोगों में। वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी। देन सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपांडिंग द पीपल चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज इम्प्रूविंग द। लोगों को नया एक मौका मिलना चाहिए एक्सपांड होने का, चॉइस अपॉर्चुनिटीज़, भाई मेरे को क्या करना है, ये सब मेरे ऊपर डिपेंड होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, improvement in education system, healthcare facility and provision by
नीड्स पीपल नेसेसिटी टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी चीज़ें होना चाहिए तभी तो ये पॉसिबल होगा। तो पैसे की बढ़ोतरी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इज अ बेनिफिट एंजॉयड बाय द थर्ड पार्टी हैज अ रिजल्ट ट्रांजैक्शन। मतलब देखो बाहर के लोग कुछ अगर कर रहे हैं तो पार्टी ट्रांजैक्शन होता है ना, उसी को कहा जा रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट इंक्लूड लाइफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द हेल्थ, कंफर्ट, एजुकेशन, इनकम, फैमिली, रिलीजियस, साइकोलॉजी, कंडीशन। मतलब हर जगह से इंसान को अच्छे से होना चाहिए, हेल्थ अच्छी होना चाहिए, कंफर्ट फील होना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, इनकम अच्छी होना चाहिए, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें। प्रोडक्टिव इन्फिशेंसी, दिस इम्प्रूव द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ऑफ। देखो प्रोडक्टिव कब होगा, जब आप फिजिकली और दिमाग से और तंदुरुस्ती से, सेहत से आप क्या होगे, सही होगे। बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो भी आपके पास में है उसको प्रॉपरली यूज़ करना है, उसी को हम लोग कहते हैं बेटर यूटिलाइजेशन। हायर एस्पिरेशन, दे ऑल्सो डिमांड द बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस फ्रॉम द गवर्नमेंट। हर आदमी चाहता है कि गवर्नमेंट मुझे अच्छी सर्विस दे। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग मान के चले, दिल्ली की गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों को फ्री ऑफ एजुकेशन दे रही है, प्लस फ्री ऑफ लाइट दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। तो ये सारी चीज़ें हर इंसान चाहता है गवर्नमेंट से मिले। सोशल चेंजेस, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इज एसेंशियल टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस। आज क्या और आज आज आप लोग ग्रेजुएशन क्यों दे रहे हो, ताकि आपको पता है पढ़ोगे तो कुछ होगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। ये पॉइंट उसी के रिलेटेड है। डन डन। वेरियस एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई 100% आने का चांसेस। शॉर्ट नोट या ब्रीफ में, एफडीआई इन्वेस्टमेंट इज दैट इज अ मेड एक्वायर्स लास्टिंग इंटरेस्ट इन द एंटरप्राइज ऑपरेटिंग इन इकोनॉमी। द इन्वेस्टर पर्पज बिंग हैव इफेक्टिव वॉइस ऑफ ए मैनेजमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। मतलब जो बाहर के लोग होता है फिक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एफडीआई इज ए कैलकुलेटर इंक्लूड द ऑल काइंड ऑफ कैपिटल, जहाँ पर भी आप पूरा पैसा लगा दो वैसा कुछ। द री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग इन द ट्रांसफर एसेट बिटवीन द पेरेंट कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी कंसिडरिंग। तो पेरेंट कंपनी मतलब खुद की और सब्सिडरी मतलब जिसके नाम पे चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जेएस कॉमर्स क्लासेस है, लेकिन पैसा किसी और का है, सब ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। फॉर्म अंडरटेक द एफडीआई बिकम अ मल्टीनेशनल कंपनी। इससे क्या होता है, तो पैसा मिल रहा है तो आप मल्टीनेशनल कंपनी बन सकते हो, बस हो गया, आप मालिक हो गए। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी। फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 हैज़ इनकॉर्पोरेट। कब आया था याद रखना है, यह आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या होगा उससे, इफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर, अच्छे से काम होगा। टैक्स रिफॉर्म, द न्यू टैक्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी विच वॉज रोल्ड आउट द 30th जून मिडनाइट एक्सपेक्टेड टू फेवरल। ऐसा होना चाहिए जो अभी इन जीएसटी आया है वो फेवर किसके फायदे में है, वो फार्मर के फायदे में है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कैन नॉट बी अचीव। तुमने बहुत सारी खेती कर ली है, आपके पास में बहुत सारी चीज़ मतलब प्रोडक्शन है, लेकिन जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होगा, क्या वो सारी चीज़ें जा सकती है, नहीं। इंश्योरेंस स्कीम, इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम इंट्रोड्यूस टू कवर द एक्टिविटी राइट फ्रॉम द सेविंग सेट। देखो आपको पता होगा कि अभी इंश्योरेंस हर चीज़ का हो रहा है, तो उसी तरह फार्मर भी इंश्योरेंस लेते हैं। भाई अगर खेती नहीं हुई, ये हुआ, तो ये सारा कवर होता है इसमें। सच में बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, लेकिन जो आजकल का लेटेस्ट ज़माना चल रहा है ना, तो कंपनी उसकी भी गारंटी लेती है। भाई अगर आपके कुछ भी ये यहाँ पे खेती में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग इसका पूरा पेमेंट करने के लिए रेडी है। रूरल डेवलपमेंट, चेंज जनरल चेंजेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हेल्प टू। हाँ देखो, जो एरिया में खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ता है, सीधी सी बात है। डन, ओके। पॉइंट याद करो दोस्त, पॉइंट याद करो, इफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर, टैक्स रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस स्कीम, ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से याद करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकली इवेल्युएट एग्रीकल्चर, प्राइसिंग पॉलिसी कैसे लेके आना है, मार्केटिंग कैसे करना है, वो सारी चीज़ों को इसमें एकदम शॉर्ट में समझाने की कोशिश किए हैं। डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग द फेयर प्राइस, कितना प्राइस रखना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम आती है। प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, अच्छा, क्या लिखा है, प्राइस तो फिक्स करती है गवर्नमेंट। हैव अट्रैक्ट ग्रेट डील अटेंशन इन द रिसेंट पास फॉलोइंग फार्मर एग्रीकल्चर, मतलब रेम्यूनेटिव प्राइस के हिसाब से, मतलब भाई उनका भी प्रॉफिट होना चाहिए, किसका, फार्मर का। नो इंटीग्रेशन बिटवीन द डिफरेंट क्राइटेरिया, अलग अलग कुछ भी रुकावट नहीं आना चाहिए। इन डिटरमाइनिंग द प्रोक्यूरमेंट प्राइस
एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन कंसिडरेशन, सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, जमा करके ही कुछ चीज़ें होती हैं। बेनिफिट टू लार्ज फार्मर, अच्छा इसमें बड़े बड़े फार्मर का क्या फ़ायदा है, देखते हैं। गिवन द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इंटर साइज, इंटर क्लास, इंटर रिलीजन इन द इंटर क्रॉप इन द लेवल ऑफ, मार्केटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जितना बड़ा होगा आपका मतलब फार्मर, वो उतने लेवल पे क्या कर सकता है, अपने जो भी वो कल्टीवेशन कर रहा होगा वो सेल करेगा। इम्पैक्ट ऑन रूरल पुअर, द गवर्नमेंट एज्यूम दैट इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्राइस लीड टू द हायर रिटर्न टू द फार्मर। दो, जितना ज़्यादा फार्मर को प्राइस मिलेगा ना, उतना लोगों को भी फ़ायदा होगा। मतलब देखो, अगर कोई चीज़ महंगाई हो रही तो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी की तो कमाई बढ़ती है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। नॉट ऑल कमोडिटीज़ कवर्ड, हाँ इसमें ना सारी चीज़ कवर नहीं होती है। वीट एंड राइस आर होली कवर्ड, एंड हाँ चावल और गेहूँ इसमें कवर होते हैं, ऐसा क्लियरली इसमें क्या किया हुआ है, मेंशन है। आगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द रिसेंट इनिशिएटिव इन इंडिया। India has made the progress in some unitary mandate sustainable development goal by the initiating and the implementing policy। ये ना इंडिया में ना हो रही है। सबसे पहला क्या है, गरीबी को ख़त्म करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है लेकिन लिखा है तो हम पढ़ेंगे। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम, ऐसा होना चाहिए। एंडिंग हंगर अचीव, हाँ ये हो रहा है। देखो मतलब गरीब भूखा कोई सोना नहीं चाहिए, तो इसमें बहुत लोग मदद कर रहे हैं। न्यूट्रिशन इन द प्रोमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोग्राम अंडर द नेशनल, ये उसी के बारे में कुछ दिया है। मोर देन 800 मिलियन पीपल। नेक्स्ट, एंश्योर द हेल्थ लाइफ एंड द प्रमोट द वेल बींग फॉर ऑल, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम हैज़ एक्सपेंडेड। तो पानी के बारे में भी आपको ऐड आता रहेगा उसी के बारे में। अचीव द जेंडर इक्वलिटी, देखो ऐसा नहीं कि खाली लड़के ही सब कुछ कर सकते, लड़कियां नहीं कर सकती, ऐसा यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। वुमेन एम्पावर्ड सेंटर्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग द कंप्रेहेंसिव सर्विस, विलेज लेवल पे भी होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनोवेशन, एक्सपांशन, ऑल फॉर्म ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन मेक अ, देखो जितना इनोवेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, बिजनेस में एक्सपांशन आएगा, तो कहीं ना कहीं तो वो भारत को क्या बना रहा है, इनिशिएटिव बना रहा है। अब कहा जाता है जो अहमदाबाद में मोदी स्टेडियम बना है नरेंद्र मोदी, वो दुनिया का सबसे बड़ा है। इनोवेशन आ गया, कुछ क्या कर रहा है यहाँ पर, इंडिया को इनिशिएटिव कर रहा है। समझ में आ रहा है, बाकी कंट्री को पता चलेगा कि इंडिया में तो इतना बड़ा स्टेडियम बना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉजेज एंड सस्टेनेबली यूज ओशियन, सीज, मरीन रिसोर्सेज भी दिया हुआ है। स्ट्रेनिंग ऑफ द मरीन रिसर्च, डेवलपिंग इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बेस्ड मरीन इंडस्ट्रियल, ये जो मरीन जो पानी के अंदर का है उसके बारे में बताया है। ग्लोबल पार्टनरशिप, टैक्स रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। पहले था सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन अब आ चुका है जीएसटी, जो बाहर के टैक्स को हम लोग ने क्या किए है, फॉलो किए है। डन सर, डन। चलो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते जाओ, और सिर्फ पॉइंट याद करो, हो सके तो अंदर का भी ना ऑन द स्पॉट याद करके लिखते जाओ, छोड़ो मत। सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर क्रेडिट कैन बी सेक्योर्ड फ्रॉम द वेरियस, कहाँ से मिल सकता है, नॉन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब नहीं, देखे रहिए गांव में एक होता है ठेकेदार, वो लोगों को ब्याज पे पैसा देता है, चलो अपने खेती के पेपर रखो, आपको मैं ब्याज देता हूँ, डैट इज नोन एज अ नॉन इंस्टीट्यूशनल। और इंस्टीट्यूशनल हम लोग किसे कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है एक पूरा सिस्टमेटिकली जहाँ से तुमको लोन मिल रहा है, डैट इज नोन एज अ इंस्टीट्यूशनल। लेट्स मूव। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कहाँ से मिलेगा, एट द बिगिनिंग द प्लानिंग पीरियड द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स प्लेड प्रोमिनेंट रोल इन द सप्लाइंग द रूरल क्रेडिट। गाँव में ना बहुत अच्छे से सप्लाई मतलब दे रहा था। इन 1951 92 पॉइंट पर, बाप रे, ये पॉइंट याद रखना, मतलब 1951 की बात करें तो 90% से ज़्यादा लोग यहाँ से क्रेडिट लेते थे और ये लोग प्रोवाइड भी करते थे। डन। अब इंस्टीट्यूशनल, द शेयर ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज़ इंक्रीज सस्टेनेबली, मतलब धीरे धीरे विद इन दिस सेक्टर द कोऑपरेटिव, जैसे कि कौन कहाँ से लोन मिल रहा है, कोऑपरेटिव, कमर्शियल बैंक, प्लेइंग द
मेजर रोल इन रूरल, गांव में बोल सकते हैं या तो फिर एग्रीकल्चर, और गांव में लोन मोस्टली, रूरल में लोन लेते हैं एग्रीकल्चर के लिए। डन। अब कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये अगर आप ओन से लिखोगे तो नहीं चलेगा डियर स्टूडेंट्स, बुक में क्या लिखा है वो देखते हैं। अनप्लान इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हम लोग सोच रहे लेकिन प्लानिंग नहीं हुआ, और हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द अर्बनाइजेशन इंडिया एज अ प्रोग्रेस इन अनप्लान, जिससे देखो सोचा नहीं था वैसे ही लेकिन बढ़ते जाता है, तो ये कॉजेस है। तुम अपने बिजनेस को, इंडस्ट्री को बढ़ाओ लेकिन प्लान तरीके से बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो जो पोल्यूशन है ना वो कंट्रोल हो जाएगा। यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, तुम बहुत पुरानी मशीन यूज़ करोगे तो पोल्यूशन तो होगा मेरे दोस्तों। मैनी इंडस्ट्री यूनिट्स आर स्लो टू एडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी, बहुत दो, हर कंपनी के पास में फाइनेंस नहीं है जो नई टेक्नोलॉजी को ले ले। नई टेक्नोलॉजी में ऐसा हो रहा है कि जिसमें से वो नहीं कर सकती है, क्या, पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होगा। यूज़ ऑफ वाटर इन इंडस्ट्रियल, दो ये भी बहुत ज़रूरी है, आप वाटर का कैसा क्या कर रहे हो प्रोसेस। मोस्ट इंडस्ट्रीज यूनिट रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन केमिकल, हैवी मेटल्स, रेडियो एक्टिव, ये सब दिया हुआ है। देखो सीधी सी बात है, वहाँ से भी पोल्यूशन आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है। इनएफिशिएंट वाटर डिस्पोजेबल सिस्टम विथ अनप्लान इन द रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडिया इज जनरेटिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखो प्लान नहीं हो रहा, तुम अपने आप को क्या कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो वो पोल्यूशन क्रिएट करेगा। एब्सेडिज्म ऑफ नेशन वाइड पोल्यूशन टैक्स, देखो यहाँ पर भी ना टैक्स होना चाहिए। देयर इज नो नेशन वाइड प्रोविजन टैक्स करंटली बिंग, मतलब इम्पोज नहीं किया है कि हाँ चलो अगर तुम्हारे पास में इतना पोल्यूशन हो रहा तो तुमको इतना टैक्स भरना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा उसके बाद में मुझे लगता है कि इतना पोल्यूशन नहीं होगा। समझ में आ गया मेरे दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ एमएसएमई इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, द नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड एमएसएमई, ये बिजनेस के बारे में पूरा 361.76 लाख अकॉर्डिंग टू द फोर्थ ऑल ओवर इंडिया कॉजेस एमएससी। ये एमएससी का फुल फॉर्म में पूरा बता दूंगा आपको वीडियो के एंड में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट इन द स्मॉल स्केल सेक्टर इज इंक्रीज स्टेडली। देखो अभी छोटे छोटे लोग, एम्प्लॉयमेंट क्या हो रही, बढ़ रही, लोगों को काम मिल रहा है, क्यों, बिजनेस बढ़ रहे छोटे छोटे। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एक्सपोर्ट, देखो जितना तुम यहाँ पे अगर पैसा दे रहे हो एमएसएमई में, तो आप एक्सपोर्ट भी करने के लिए मदद कर रहे हो। जितना एक्सपोर्ट होगा गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, फॉरेन का पैसा मिलेगा। मोबाइलाइजेशन ऑफ कैपिटल, दो पैसा आ जाता है ना एंटरप्रेन्योर मतलब मालिक के पास में। लार्ज स्केल इंडस्ट्री टेंड टू गेट एलोकेटेड एंड द कॉन्सेंट्रेट इन द सर्टेन एरिया, मतलब वो अपने काम पे क्या करेगा, फोकस करेगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द वेल्थ, जो प्रॉपरली हो रहा है इनकम और वेल्थ मतलब खर्चा करना, अपने आप को वेल रखना। इट इज आर्ग्यूड दैट अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री जनरली लेड टू इंक्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्या करती है, एग्रीगेट करती है। रीजनल डिस्पेरेसल ऑफ इंडस्ट्री, द ग्रोथ ऑफ ए पैटर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज शोज द कॉन्सेंट्रेशन फ्यू स्केल, ठीक है। ये पूरा पॉइंट पढ़ लेना। सपोर्ट टू एग्रीकल्चर सेक्टर समझ में आ रहा होगा, सपोर्ट टू लार्ज इंडस्ट्री, ये पूरे पॉइंट याद करना है डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमएससी। शॉर्ट नोट, ब्रीफ, ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। डन, चलो डन। अगेन डोंट वेट फॉर मोदी जी, मोदी जी ने किसी के सपने में नहीं आएगी आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बोलने के लिए। अगर आपको बेनिफिट लग रहा है तो कर दो। अब हम लोग करते हैं शॉर्ट नोट, ये ब्रीफ के लिए भी आ सकता है। फ्लैगशिप प्रोग्राम, फ्लैगशिप द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस सम एम्बिशियस प्रोग्राम, जैसे कि मेक इन इंडिया, बहुत सारे अभी देखो पता है कि मतलब ऐसी चीज़ खरीदो जो इंडिया में बनी है। पॉलिसी इनिशिएटिव हो रहा है, रॉबर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा, फोकस सेक्टर कर रहे अप्रोचेस। स्किल इंडिया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट आपने सुने रहेंगे, मतलब लोगों को ना, इंडिया को ना टैलेंट सिखाओ, मतलब काम करना सिखाओ, कुछ तो कला होना चाहिए स्किल मतलब, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया इज अ ऑफिशियली एजेंसी डेडिकेट टू द प्रमोट एंड द फैसिलिटेट द इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडिया में क्या करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है। अनेबलिंग द एनवायरमेंट, enabling the environment is a set of interrelated conditions such as a legal organization, physical or information, political and the cultural that enables the participant to engage the efficiently. The process of agriculture marketing compromises center. अब स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट देखो क्या दिया हुआ है, गिल्ड्स एज मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट, डेवलपमेंट मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। फिर से बोलोगे चार, चलो सब साथ में बोलेंगे, गिल्ड्स एज मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट,
डेवलपमेंट फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। अब जो गिल्ड्स है ना, सॉरी इंडस्ट्रियल मार्केट दो है, न्यू इश्यू मार्केट, ओल्ड इश्यू मार्केट, प्राइमरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा रहेगा आपने। अब ये तुम्हारा डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, IFCI, ICIC, SFC, IDBI, RBI, एग्जिम्स, UTI, ये आपके टेक्स्ट बुक में पूरा फुल फॉर्म पढ़ लोगे तो चलेगा। देन है आपका फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन सी, मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनी, वेंचर कंपनी, ओल्ड। अगर आपने इतना भी डायग्राम बनाया ना, अगर ये 4 मार्क्स 7 मार्क्स का आता है तो 2 मार्क्स मिलेगा। और थोड़ा थोड़ा अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक है तो सबका थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन लिख देना, 7 में से 6 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। कंपटीशन एक्ट क्या है? कंपटीशन बिल 2001 was introduced in the parliament in December 2002. The act is called as the Competition Act. The act was amended. लागू कब से हुआ? लेकिन ये 2007। The basic objective क्या था? Prohibition anti competition agreement, मतलब गवर्नमेंट मतलब कंपटीशन के एग्रीमेंट, ऐसा एंटी मतलब गलत, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, गलत पोजीशन पे एब्यूज रहना चाहिए। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, दोनों का कंपटीशन। सर मिलेगा इसमें? दो 5 मार्क्स का आंसर है, 1.5 से 2 मार्क्स मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मार्केट, ऊपर क्या था? मनी मार्केट था, समझ में आ रहा है? सॉरी कैपिटल मार्केट था। अब ये क्या है? मनी मार्केट पढ़ रहे हैं आप लोग। क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन मार्केट पढ़ रहे, सॉरी क्या पढ़ रहे? इंडियन मनी मार्केट पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे? इंडियन मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, फिर से बोलो, इंडियन मनी मार्केट, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब एक सिस्टमेटिकली किया हुआ मार्केट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस, कॉर्पोरेट, बैंक, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से डिस्काउंट, प्राइमरी डीलर्स, ये तुम्हारा सिस्टमेटिकली काम होता है। इंडिजिनियस बैंकर, मनी लेंडर, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरीज, चिट फंड, BCC, निधि, सुने रहेंगे, लोन कंपनी, ये सारी चीज़ें आपके अनऑर्गेनाइज है। मतलब यहाँ पर आपका पूरा सिस्टमेटिकली काम नहीं होता है। और ऑर्गेनाइज मतलब सिस्टमेटिकली। ये आपका ब्रीफ क्वेश्चन में भी आ सकता है अगर आप अंदर की 2-2 लाइन पढ़ते हो। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है जो क्या करती है, मेन सभी बैंक को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप लिखते हो 2-2 लाइन, अगर ब्रीफ के लिए आता है तो आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा। सेबी, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कैपिटल मार्केट। सेबी क्या करता है? प्रमोशन करता है। आगे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द सेबी क्या है? प्रमोशन करता है कैपिटल मार्केट को। रेगुलेटरी रोल, रेगुलर पूरा कंट्रोल करता है, किस पे करता है? सिक्योरिटीज मार्केट पे। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अगर मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ शेयर्स, तो मुझे अगर कुछ भी लूटा जाएगा कंपनी थ्रू तो मैं जाके सेबी में कंप्लेन, जैसे अगर मेरे को लग रहा है बैंक मेरे साथ में गलत कर रहा है तो मैं जाता हूँ RBI में, ठीक उसी तरह से अगर मुझे लग रहा है शेयर मार्केट में कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो मैं जा सकता हूँ सेबी में। तो इसके लिए ठीक है, तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए काम करता है, समझो। इन्वेस्टर एजुकेशन, सेबी हैज़ रोल द एजुकेटिंग इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर अगर हम लोग अपना पैसा लगा रहे तो अपने को नॉलेज देता है। कौन? अपने को सतर्क रहने बोलता है। कौन? सेबी। स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज, बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्वेंटर्स ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये एक और है, हमारी ना कंप्लेन भी सॉल्व करता है। सेबी प्लेज द अनदर रोल रिड्रेसिंग द इन्वेस्टर ग्रीवेंस। रिड्रेसिंग मतलब सॉल्व करना, ग्रीवेंस मतलब हमारी जो भी कंप्लेन होगी इसको क्या करेगा? सॉल्व करेगा। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट all important question with solution. So kindly share with your friend. If you learn this much, that means you are pass, you will be definitely pass. Don't worry, you have to come, you have to learn the objective also to get a 20 marks in that. If you get a 15 marks or 10 marks also is enough to score the 50 marks. जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हूँ और इसके पहले भी जो PDF शेयर किया हूँ, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ सकते हो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, या तो इतना भी पढ़े तो भी आपको अच्छा खासा। अभी आप लोगों के साथ में मैंने 15 से 20 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। अगर 6 क्वेश्चन भी आता है, अगर 5 मार्क्स का भी आता है, 30 मार्क्स हो गया ना मेरे दोस्त। अगर 20 भी मिला, 20 ऑब्जेक्टिव में कवर करो, लेकिन ज़्यादा ही आएगा, डोंट वरी फॉर डैट। कोशिश यही रहेगी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, एक PDF और एक्स्ट्रा शेयर कर रहा हूँ। मैंने समझाने में मुझे लगे इसके लिए पूरे 30 मतलब आधे घंटे पकड़ के चलिए 30 मिनट्स। अगर आप इसको आधे घंटे में 3 आंसर भी एकदम अच्छे से बाय हार्ट करते हो तो ये 3 घंटे का पूरा आपके पास में है। उसके बाद में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया हो उतना कैसे भी करके आपको करना है। डन फ्रेंड्स,
तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और पास होना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे की और भी अपडेट चाहिए तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मतलब चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्जेस नहीं है। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेके आने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।